A very good morning to all my dear friends. So welcome once again in my YouTube channel Bilvinder Study Circle. So friends, in my today's lecture, I will start the Parliament of India. Parliament. Okay. So Parliament की अगर हम बात करें, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का प्रोविजन मेंशन किया गया है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं. So Article 79 of the Indian Constitution deals with Parliament. And says Parliament consists of two houses, that is Lok Sabha, lower house, Rajya Sabha, upper house, and President of India. We can say that जो इंडियन पार्लियामेंट है, इट कंसिस्ट्स ऑफ द टू हाउस. इट इज़ अ बाइकैमरल हाउस. इंडियन पार्लियामेंट, वहाँ पे टू हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा जो कि अपर हाउस, लोअर हाउस, एंड राज्यसभा जो कि अपर हाउस कहा जाता है. और अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट जो है कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, बट स्टिल बिकॉज लॉ मेकिंग बॉडी इज द पार्लियामेंट. कोई भी लॉ बनने से पहले एक बिल जो है वो एक पेश किया जाता है. द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, और दोनों हाउसेज में बिल पास होने के बाद किसकी असेंट, प्रेसिडेंट की असेंट के बाद में ही जो बिल है वो एक एक्ट बनता है. सो प्रेसिडेंट जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्लियामेंट के अंदर. दैट इज़ वाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा, एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्लियर? नाउ क्लियर? प्रेसिडेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, बिकॉज कोई भी बिल जो है प्रेसिडेंट के असेंट के बाद में ये एक्ट बनता है. आल्सो जो समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ द पार्लियामेंट की जो सेशंस रहते हैं, उसकी डिसोल्यूशन जो रहती है वो भी प्रेसिडेंट ही करता है. दैट इज वाई प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस लोकसभा. लोकसभा. So according to Article 81, लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है कैन बी 550. टोटल स्ट्रेंथ इसकी कितनी है? मैक्सिमम इसके 550 मेंबर्स हो सकते हैं. ओके, पहले 552 थे. 2 एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन भी होता था, जो कि 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उनको अब हटा दिया गया है वो प्रोविजन. तो एट प्रेजेंट मैक्सिमम 550 हो सकती है, बट एट प्रेजेंट 543 है. ओके, नाउ 550 मैक्सिमम हो सकती है. जिसमें 533 जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड डायरेक्टली, from
territorial constituencies, from territorial constituencies. And the remaining 20 members जो हैं from all union territories, UTs, according to law provided by the parliament, not by constitution. Remember this thing. This is important. टोटल 550 मेंबर्स का प्रोविजन है हमारे लोकसभा में, जिसमें कि 530 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड, दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम देयर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, फ्रॉम डिफरेंट 530 मेंबर्स डायरेक्टली फ्रॉम ऑल द स्टेट्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कि जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उसकी उतनी ज़्यादा सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है. जैसे सबसे ज़्यादा यूपी की रहती है, देन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये लीडिंग स्टेट्स रहती हैं. और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो है कि सबसे कम प्रोविजन रहता है. दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली जो स्टेट से, और इसमें सभी यूटीज़ 20 मेंबर्स जो है वो यूटीज़ से, जितनी भी यूटीज़ हैं हमारी, ठीक है, 8 यूटीज़ वहाँ से जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं. बट उनकी इलेक्शन प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के हिसाब से होगी. वो उसी तरीके से होगी जो कि पार्लियामेंट यूजुअली उसकी उनकी इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट. ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम जैसा उनको सही लगेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी करना है. बट यूजुअली जैसे दिल्ली में भी डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं, JNK में भी डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं, यूटीज़ हैं. ओके, चंडीगढ़ में भी डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं. तो इनका जो प्रोसेस है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ये आपने याद रखना है. सो फार एज जो स्टेट से मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. और ये पार्लियामेंट यूटी से जो मेंबर जितने भी हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. नाउ ओके, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि 104th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है, रिमूव प्रोविजन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस in Lok Sabha. That means before 104th constitution or 104th amendment, इसमें एक प्रोविजन रहता था कि 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर जो हाफ इंडियंस रहते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता था बाय द प्रेसिडेंट. सो टोटल स्ट्रेंथ थी 552, बट नाउ आफ्टर 104th उसकी स्ट्रेंथ जो है अब कितनी रिड्यूस हो चुकी है? 550, बिकॉज जो 2 मेंबर्स का प्रोविजन है नॉमिनेटेड मेंबर्स एंग्लो इंडियंस का वो रिमूव कर दिया गया है बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरेशन क्या रहता है? ड्यूरेशन एंड dissolution of Lok Sabha. ओके, तो इससे पहले एक चीज और भी डिस्कस कर लूं कि लोकसभा जो है इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल एंड लोअर हाउस, और इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है. जबकि राज्यसभा को रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स known as Council of States, and Rajya Sabha is known as upper house. Lok Sabha is known as the lower house and first chamber. चैम्बर कौन सा है? फर्स्ट. और राज्यसभा अपर हाउस बट सेकंड चैम्बर.
लोकसभा डिसॉल्विंग बॉडी है, राज्यसभा इज द परमानेंट बॉडी. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द ड्यूरेशन ऑफ इसकी लोकसभा की. नाउ according to article 83 of the Indian Constitution, Lok Sabha जो है shall continue for 5 years. और इसका टेन्योर कब शुरू होगा? फ्रॉम द डेट appointed for its first meeting. Okay, appointed for the first meeting. That means usually according to article 383 क्या कहता है? आर्टिकल 83 में इट हैज बीन मेंशन कि लोकसभा का जो टेन्योर है वो कंटिन्यू, लोकसभा जो है वो कंटिन्यू फॉर 5 इयर्स कंटिन्यू करती है फ्रॉम द डेट, उसकी जो फर्स्ट मीटिंग जो हाउस की रहती है उस दिन से लेके 5 साल तक कंप्लीट. ओके, सो आफ्टर 5 इयर्स जो है न्यू इलेक्शंस जो है कंडक्ट करवाई जाती है. But during national emergency, national emergency के टाइम पे this period can be extended for 1 year. Can be extended for 1 year at one time. At one time for any length of time. For any length of time. But cannot extend beyond 6 months after emergency or proclamation has ceased to operate. This is very important. तो यूजुअली जैसे इसका 5 ईयर तक टेन्योर रहता है फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग से लेके, बट ये जो 5 ईयर का टेन्योर है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कहीं नेशनल इमरजेंसी चल रही है. तो नेशनल इमरजेंसीज पे क्या होता है कि फ्रेश जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट नहीं हो सकती हैं. तो ड्यूरिंग दैट नेशनल इमरजेंसी क्या रहता है, देयर इज़ अ प्रोविज़न कि ये जो इसका टेन्योर है वो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है एट वन टाइम फॉर एनी, मतलब किसी भी बाद में, बट एक टाइम भी इसको मैक्सिमम 1 ईयर तक जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है. बट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 months. बट 6 महीने अगर इमरजेंसी जो है, जो प्रोक्लेमेशन या नेशनल इमरजेंसी जो है वो रिमूव हो गई है, इमरजेंसी हट गई है,
तो इमरजेंसी अगर हट गई है तो विद इन 6 मंथ्स आपको न्यू इलेक्शंस कंडक्ट करवानी है, अगर 5 ईयर्स हो चुके हैं तो। अगर ऐसा नहीं, ठीक है, और ये करना ज़रूरी है। फिर आप 6 महीने से ज़्यादा उसका टेन्योर एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। कब? अगर इमरजेंसी हट जाए। बट अगर इमरजेंसी कंटिन्यू रहे देन फॉर वन टाइम आप 1 साल तक उसको रख सकते हो। और अगर फिर इमरजेंसी कंटिन्यू 1 साल के बाद रहे, अगेन आप उसको जो है 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर सकते हो, बट एट वन टाइम सिर्फ 1 ईयर, ये याद रखिएगा। एट वन टाइम इमरजेंसी के टाइम पे इसका लोकसभा का जो सेशन है, सॉरी जो टेन्योर है, वो 5 साल अगर हो चुके हैं तो उसको मैक्स 1 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हो एक टाइम फॉर वन एट वन टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, बट कैनॉट 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते अगर इमरजेंसी हट जाए तो। क्लियर? एंड अनदर इसका टेन्योर में एक चीज़ और मेंशन है, ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई फिक्स टेन्योर मेंशन है कि 5 ईयर्स तक ही रहेगी। इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर by the president on the recommendation of the prime minister. Also, president on advice of the prime minister may dissolve it before the expiry of 5 years. Before the expiry of 5 years. That means suppose 5 साल से पहले उसकी डिसोल्यूशन किस तरह से होगी? अगर कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, जैसे ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, वो कुछ ही दिनों के लिए जो थे वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और वो एक वोट से मेजॉरिटी शो नहीं कर पाए हाउस में, लोकसभा में। ओके, अंडर सच सिचुएशन प्रेसिडेंट जो है हाउस को डिसॉल्व कर देता है, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, फ्रेश इलेक्शंस होती हैं या न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है। क्लियर? और ऑन द एडवाइस ऑफ किसके? प्राइम मिनिस्टर। तो ये कंडीशंस हैं जिस बेसिस पे हाउस का जो टेन्योर इस तरह से रहता है। कोई फिक्स टेन्योर नहीं है कहीं पे मेंशन कि 5 साल से पहले रिमूव नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। ओके, डिसॉल्व अर्लियर भी हो सकती है अगर कहीं मेजॉरिटी गवर्नमेंट हाउस में, लोकसभा में मेजॉरिटी लॉस हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए। क्लियर? उसी के साथ में नेक्स्ट मतलब क्वालिफिकेशन, और लोकसभा क्या रहता है, लोकसभा का अगर मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन रहती है? आर्टिकल 84 says फर्स्ट सिटीजन होना चाहिए, नंबर 2 not less than 25 years of age, 25 साल से कम एज अगर किसी को भी एमपी बनना है किसमें, लोकसभा में, तो एटलीस्ट उसकी मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर्स होनी ही चाहिए, 25 से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड आल्सो now according to Representation of People's Act 1951, according to Representation of People's Act of 1951, ये एक्ट क्या कहता है कि क्या प्रोविजंस होने चाहिए मेंबर बनने के लिए? वन मस्ट बी
one must be a registered voter in any constituency in India. That means in any constituency. अगर किसी को भी लोकसभा मेंबर ऑफ लोकसभा बनना है, ठीक है, एमपी बनना है लोकसभा का, तो उसमें according to Representation of People's Act 1951, not by the Constitution but RP Act of 1951 कहता है कि वो किसी भी इंडियन जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं किसी भी स्टेट में वो जो है रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी जिस स्टेट में वो रहता है उसी स्टेट से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, वो किसी दूसरी स्टेट से भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। ओके, दैट मीन्स वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। एंड आल्सो ही मस्ट belong to SC scheduled caste or ST scheduled tribe to contest election from reserved state, from reserved seat. Okay, and another important क्वालिफिकेशन क्या है कि मेंबर बनने के लिए अकॉर्डिंग टू आरपी एक्ट ऑफ 1951 कि अगर कोई भी सीट जो रिजर्व है फॉर एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ओके, उन सीट्स पे भी सिर्फ वो SC ST ही होना चाहिए और वही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ना कि वहाँ पे कोई जनरल कैटेगरी का कोई भी वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है। एंड वन मोर थिंग, SC ST कैंडिडेट जो भी है दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम देयर पर्टिकुलर रिजर्व सीट से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, और जो सीट अनरिजर्व है जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है वो वहाँ से भी कंटेस्ट कर सकता है। बट जो जनरल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से, वो सिर्फ अनरिजर्व सीट से ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ना कि रिजर्व सीट से। क्लियर? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अंडर आर्टिकल 330 देयर इज अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन फॉर SCs and STs. Now after the 106th Constitution Amendment, there is also a reservation, 1/3 reservation for women also in Lok Sabha. But there is no provision of reservation for SC STs in Rajya Sabha. And neither OBCs के लिए भी कोई रिजर्वेशन नहीं है लोकसभा में, सिर्फ SC STs और वुमेन के लिए। क्लियर? सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम राज्यसभा डिस्कस करेंगे और अदर इसके जो प्रोसेसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग एंजॉय करोगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।